तो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पीके अनलॉक स्टडी चैनल में। आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं गलता लोहा पाठ की क्वेश्चन आंसर। ये पाठ लिखा है शेखर जोशी ने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला देखिए, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। हल इसका कि धनराम के पिता एक लोहार थे। वह अपने बेटे को धनराम को सुना लोहार बनाने की शिक्षा भी देते थे। इस तरह से घन यानी बड़ा सा हथौड़ा चलाया जाता है। घन बच्चों, घन क्या होता है? घन होता है एक बड़ा सा हथौड़ा जिसे काम किया जाता है, उसे घन कहते हैं। जिससे लोहे को पीट के पतला किया जाता है। जब एक दिन धनराम कक्षा में 13 का पारा नहीं सुना पाया, तब मास्टर जी ने कहा, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या कहाँ से घुसेगी। मतलब कि एक बार क्या हुआ कि धनराम था ना, तो उसने पारा नहीं सुना पाया 13 का कक्षा में। तो उसके मास्टर जी ने कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या कहाँ से भरेगी। ये क्यों कहा? क्योंकि उसके पिताजी लोहार का काम करते थे, लोहार थे, इसलिए उन्होंने कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या कहाँ से घुसेगी। प्रश्न 2 है कि धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंद्वी क्यों नहीं समझता। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंद्वी क्यों नहीं समझता? यानी प्रतियोगिता जैसे हम करते हैं ना एक दूसरे से प्रतियोगिता, उसी प्रकार वो उसे प्रतिद्वंद्वी क्यों नहीं समझता। तो हो जाए कि धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं समझता है क्योंकि वह स्वयं को नीची जाति का समझता है। मोहन कक्षा का सबसे होशियार लड़का है। उसे मास्टर जी ने पूरी पाठशाला का मॉनिटर बना रखा था। मतलब कि वह उसे प्रतिद्वंदी इसलिए नहीं समझता क्योंकि वह सोचता है कि मैं नीची जाति का हूँ, वो ब्राह्मण है, तो उसमें दिमाग होगा। क्योंकि जो धनराम था ना, वो मोहन था ना, वो एक ब्राह्मण का पुत्र था, इसीलिए वो समझता है कि मैं नीची जात का हूँ इसीलिए, और वो ऊंची जात का है। और मोहन कक्षा का सबसे होशियार लड़का है, उसे मॉनिटर बना दिया है पूरी क्लास का, इसीलिए मैं उससे प्रतिद्वंद नहीं समझता। प्रश्न 3, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। तो धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों होता है। तो इसका आंसर है कि धनराम को मोहन के निम्नलिखित व्यवहार पर आश्चर्य होता है। मोहन के उच्च जाति के होते हुए भी निम्न जाति के लोहार धनराम के पास बैठना, मतलब कि मोहन जो था वो उच्च यानी ब्राह्मण जाति का था, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो वो जो है वो लोहार था। तो पहले क्या है कि जात पात का नहीं चलता था, जैसे कि ऊंचे जात के लोग थे ना, तो वो नीची जात के लोग के पास नहीं रहते थे। आज तो वो जात प्रथा खत्म हो चुकी है और वो अच्छा ही हुआ। तो इससे क्या होता था कि नीची जात के लोग वो उससे बातें नहीं करते थे। तो उसका मित्र जो है वो धनराम के पास बैठा, लोहार मित्र के पास बैठा, और मोहन का खुद हाथ में हथौड़ा उठाने में और लोहार भट्टी में खुद गर्म करना, यानी उसके मित्र मोहन ने खुद हथौड़ा उसका हाथ में उठा लिया और खुद भट्टी में लोहा गर्म करने लगा। हथौड़ा हाथ में उठाकर लोहा गर्म करने लगा, जो कि आश्चर्य की बात थी। किसके लिए? धनराम के लिए। प्रश्न 4 है कि मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है। तो एक समय पर अपने गांव का जो मोहन पूरी कक्षा का सबसे मेधावी छात्र था, वह मोहन लखनऊ आने के बाद नौकरों जैसी जिंदगी बिता रहा था। उसने न केवल घर की बल्कि मोहल्लों वाली
कुछ ना कुछ काम देते रहते। मतलब कि मोहन था ना, वो पूरी पाठशाला का मॉनिटर था और उसको जो लखनऊ आया तो उसे जो है वो कि घर का तो काम करना पड़ता था, मोहल्ले वाले भी काम करवा देते थे उससे। इसलिए लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसका जीवन का एक नया अध्याय कहा है। इसी कारण से लखनऊ आने के बाद को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय कहा है। प्रश्न 5 के मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जुबान की चाबुक कहा है? मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जुबान की चाबुक कहा है? तो जब एक दिन कक्षा में 13 का पढ़ा नहीं सुना पाता है तब मास्टर जी कहते हैं कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या कहाँ से घुसेगी। वो कहते हैं कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या कहाँ से घुसेगी। तो लेखक ने इन व्यंग्य वचनों को जुबान की चाबुक कहा है। चमड़े की चाबुक शरीर पर चोट करती है परंतु जुबान की चाबुक मन पर चोट करती है, यह चोट कभी ठीक नहीं हो सकती। मतलब हुआ कि जो चमड़े की चाबुक होती है जिससे वे अपन मारते हैं किसी को, तो वो केवल शरीर पर चोट करती है और शरीर की ठीक चोट जो है वो ठीक भी हो जाती है। लेकिन जो जुबान है वो ऐसा हथियार है जिससे अगर गलत शब्द निकल गए तो भी सीधे मन पर जाकर वार करते हैं और वो चोट कभी ठीक नहीं होती। प्रश्न 6 है कि बिरादरी का यही सहारा है, किसने किससे कहा? बिरादरी का यही सहारा है, ये किसने किससे कहा? तो यह कथन मोहन के पिता वंशीधर ने अपने एक संपत्र यानी होता है रिश्तेदार, संपत्र होता है रिश्तेदार रमेश से कहा। संपत्र यानी रिश्तेदार किससे कहा? रमेश से कहा। किस प्रसंग में कहा? तो वंशीधर के मित्र ने कहा कि मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दीजिए, शहर में रहकर मोहन अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर सकेगा। यानी बिरादरी का यही सहारा, ये किस प्रसंग में कहा? तो ये वंशीधर के मित्र ने कहा कि मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दीजिए, शहर में रहकर मोहन अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर सकेगा। किस आशय से कहा? तो यह कथन रमेश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कहा गया। वाह, बिरादरी के लोग ही एक दूसरे की मदद करते हैं। मतलब ये जो है वो किस प्रसंग में कहा कि यह कथन रमेश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कहा गया कि बिरादरी के लोग ही एक दूसरे की मदद करते हैं। क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ? तो यह कहानी में यह आशय स्पष्ट नहीं हुआ। रमेश ने अपने वायदे को पूरा नहीं किया तथा मोहन को घरेलू नौकर बना दिया। यानी जो रमेश था उसका दोस्त, तो उन्होंने क्या हुआ कि अपने वादे को पूरा नहीं किया, खाली नाम के लिए उसे एक ऐसे स्कूल में डाल दिया सरकारी में, और जो है उसे अपने घर का नौकर बना दिया। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का यह वाक्य किसने किसके लिए कहा? तो यह वाक्य मोहन के लिए कहा गया। किसने कहा? ये वाक्य मोहन के लिए कहा गया। किस प्रसंग में कहा? तो मोहन का खुद हाथ में हथौड़ा उठाना और लोहा भट्टी में खुद गर्म करना। किस प्रसंग में कहा कि मोहन का हाथ में हथौड़ा उठाना और खुद गर्म करना। यह पात्र विशेष के किन चरित्र पहलुओं को उजागर करता है? तो कहानी का प्रमुख पात्र मोहन है जो एक ब्राह्मण का पुत्र है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, वह जात पात में विश्वास नहीं रखता और समय आने पर अपने मित्र लोहार की मदद करने के लिए खुद आगे आता है। और समय आने पर क्या होता है कि जो मोहन है वो अपने मित्र लोहार धनराम की खुद मदद करने के लिए आगे आता है। तो बच्चों, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।